अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होते हैं और किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इसको यूज़ करते हुए हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो लूप ऑलरेडी हम जो है वो अपने टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारी वीडियोज है उसमें हमारे पास लूप के जो टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बात करते हैं नेस्टेड लूप की। तो नेस्टेड लूप क्या होते हैं हमारे पास? अ नेस्टेड लूप मींस अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। यानी आपके पास एक लूप के अंदर आपको पता है लूप क्या होता है, जिसके इस्तेमाल से हम जो है वो रेपिटेशन ऑफ वर्क, यानी जिस काम को हम बार बार दोहराना चाहते हैं तो वो हम लूप के इस्तेमाल से इजीली कर सकते हैं। लूप कैसे बनाया जाता है? तो आपके पास वैसे लूप्स की टाइप है: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। यहाँ पर हम फॉर लूप से समझते हैं। ये जो बाहर जो आपको ये लूप दिख रहा है, ये लूप के अंदर आपको एक और लूप दिख रहा है, इसी को नेस्टेड लूप कहा जाता है। ये जो बाहर वाला लूप है इसको आउटर लूप कहा जाता है, और जो इस लूप के अंदर मौजूद है इसे इनर लूप कहा जाता है। लूप के अंदर आप जो है वो इस तरीके से जो है वो अपने सिंटेक्स को लिखते हो। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो इनिशियलाइजेशन से। इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या है कि यहाँ पर जो है वो आप ये डिफाइन करते हो कि आपके पास जो है वो आपका लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ $i, और मैं उसको ये कह देता हूँ कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। यानी मैं इसको अपना इस लूप के अंदर एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट बना देता हूँ जहाँ से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा होगा। उसके बाद सेकंड मेरे पास क्या होती है आर्गुमेंट, कि मैं ये बताऊं मेरा जो लूप है वो कहाँ पर जाके एंड होगा, या इस लूप की कंडीशन क्या होगी जहां इसको इस लूप को एंड करवा रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार मेरा लूप जो है वो डॉलर वेरिएबल आई कहाँ तक चले, <10 तक चले। यानी मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्ट हो वो 1 से, एंड हो 10 तक। और 1 से 10 तक जाने के लिए मुझे हर बार अपने नंबर को 1 टाइम इंक्रीमेंट यानी 1 टाइम ऐड करते चला जाना होगा, तभी मैं 10 तक पहुंच सकता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 1 है और यहाँ मेरे पास 10 मौजूद है, तो अगर मुझे 1 से 10 तक का रास्ता जो है वो कवर करना है तो मुझे हर बार जो है वो एक नंबर इसके अंदर ऐड करते जाना होगा। 1 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 2, उसके बाद 2 में एक 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड देन लास्ट में आपके पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे को जब भी लूप बनाना है तो सबसे पहले हमें जो है वो इनिशियलाइजेशन पॉइंट जो है वो देना है कि कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा होगा। सेकंड, हम ये डिफाइन करेंगे, जिसे कंडीशन भी बोला जाता है या एंडिंग पॉइंट भी बोला जाता है, यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर हमारा लूप आके एंड हो रहा होगा। और उसके बाद चूंकि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो 1 से 10 तक जो हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसके दरमियान का जो रास्ता हम कवर करेंगे वो इंक्रीमेंट के थ्रू या डिक्रीमेंट के थ्रू, या हम जो है वो वापस जा रहे होंगे। मान लीजिए 10 से अगर मुझे वापस 1 तक जाना है तो मैं अपने जो नंबर्स हैं उनको डिक्रीज करता चला जाऊंगा या घटाता चला जाऊंगा। 10 - 1, 9, 9 - 1, 8। क्या मैं अगर मैं 1 से 10 तक जाना चाहता हूँ तो मैं अपने नंबर को इंक्रीज करता चला जाऊंगा। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के इस्तेमाल से ये ऑलरेडी टॉपिक कवर है ऑपरेटर्स के टॉपिक में, उसकी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप लूप को समझ चुके हैं कि लूप जो है वो किस तरीके से उसका सिंटेक्स जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आउटर लूप मौजूद है, और इस आउटर लूप के अंदर एक और लूप मौजूद है जिसे इनर फॉर लूप या इनर लूप कहा जाता है। सेम वही लूप जो हमने ऊपर डिफाइन किया उसी तरीके से हमने इस लूप को इस लूप के अंदर बना दिया। तो किसी लूप को किसी आउटर लूप के अंदर, यानी एक लूप और उस लूप के अंदर अगर आप किसी और लूप को बना दो तो वो आपके पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो एक डायग्राम आपको दिख रही होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास एक आउटर इनपुट लगा हुआ है, एक इनर इनपुट मौजूद है, यानी इसे आप यूँ समझ सकते हैं ये आपके पास एक आउटर लूप है, ये आपके पास एक इनर लूप है। मान लेते हैं कि मेरा जो बी है यानी आउटर लूप है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बी से, और स्टार्ट होने के बाद जब यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, याद रखिएगा लूप तभी जो है वो अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड
यानी ये जो इसके स्कोप है, अपने स्कोप में तभी आता है जब कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में नहीं आता। ठीक है, तो अब जैसे ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो आपके पास ये अपने इनर लूप में जाएगा। और इनर लूप में जाने के बाद वो तमाम जो है वो इसमें मौजूद जितने भी जो इसके पास कंडीशंस हैं, या जहां से वो चलना शुरू कर रहा है, जहां तक वो जाएगा, तो वहां तक वो तमाम अपने पॉइंट्स को कवर करता हुआ चला जाएगा। और जब लास्ट पे वो पहुंचेगा तो उसके बाद उसकी कंडीशन चूंकि फॉल्स हो चुकी होगी तो वापस वो आ जाएगा अपने इस लूप पे। और यहाँ पर क्योंकि पहला लूप मौजूद होगा तो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मौजूद होगा, जिसकी वजह से उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे आने के बाद वापस वो इधर जाएगा और इधर से सारे रास्ते जो है वो कवर करता हुआ वापस जो है वो लास्ट में अपने पास इस वापस ए पॉइंट पे आ जाएगा। और इस ए पॉइंट में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मौजूद होगा, तो उसके बाद तो हम यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट होगा तो वापस ये ई के ऊपर आ जाएगा। और ई के बाद वापस ये इनर इनपुट की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद इनर इनपुट में जितनी भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही होगी उन सबको प्रिंट करता हुआ और वापस ई की जानिब आएगा। और जब आएगा तो यहाँ पर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। और ये प्रोसेस सेम तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो है वो आउटर आउटपुट की जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं ताकि इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्राम मौजूद है। ठीक है, आप ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। PHP प्रोग्राम नेस्टेड लूप। तो मेरे पास एक लूप मौजूद है जिसका इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। यानी आई के अंदर एक वैल्यू असाइन है 1। और इसे हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड हमारी आर्ग्यूमेंट है इसे हम कंडीशन बोल सकते हैं या हम अपना एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा लूप जो है वो 1 से चलना शुरू करेगा और कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है कि 3 से कम या 3 के बराबर तक चल रहा होगा। यानी 1 to 3 तक मेरा ये जो आउटर लूप है, मैंने आपको भी बताया इससे पहले, जो मेरे पास PPT जो पेज नंबर 2 ओपन था, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो हमारा लूप होता है उसमें हमारे पास तीन जो है वो पैरामीटर्स है, तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर पहले जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड हमारे पास उसका एंडिंग पॉइंट, एंड लास्ट में हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसका मतलब यानी मुझे अपने स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट को कवर करने के लिए मुझे इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास ये जो बाहर स्टेटमेंट मौजूद होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, आउटर लूप कहलाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस आउटर लूप के अंदर एक और फर्दर लूप मौजूद है जिसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। ये आपका कहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ये भी 1 से, यानी एक और वेरिएबल बनाया जे के नाम से, जो कि जिसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी स्टार्टिंग जो वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज की गई है वो 1 है। यानी ये भी 1 से चलना शुरू करेगा और कहाँ तक चलेगा, 3 तक। और इसमें भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अपने पॉइंट तक यानी 1 से 3 तक के रास्ते को कवर करने के लिए ये अपने आप में 1 का एडिशन करता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमने प्रिंट कर दिया कि ये बताइए कि $i की वैल्यू क्या है और $j की वैल्यू क्या है। ये हमने कब बोला है, कब इससे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, ये हमने तब प्रिंट करवाया जब वो इनर लूप के अंदर मौजूद था। तो आइए समझते हैं इसका फ्लो किस तरीके से हमारे पास ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है कि किस तरीके से हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है। तो हमारे पास आई की वैल्यू थी 1। इट मीन्स यानी इस आई के अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई होगी 1। और चूंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है इसीलिए कंडीशन हो जाती है ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है फौरन अपने पास ये अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में आ जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो जब भी अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में आ जाता है तो यहाँ पर एक नेस्टेड लूप मौजूद है जिसमें जे की वैल्यू है 1। यानी जे जो है वो 1 से चलना शुरू कर रहा है। यानी इस जे के अंदर वैल्यू आ चुकी है 1 और बन चुके 3 से छोटा है, इसीलिए कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये अपने इस नेस्टेड फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ स्कोप में आ जाता है। यहाँ पर मौजूद है एक स्टेटमेंट जो कि प्रिंट करने का काम कर रहा है, $i। $i के अंदर वैल्यू मौजूद क्या थी, 1। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। और $j के अंदर क्या जो है वो वैल्यू मौजूद थी, वो थी आपके पास 1। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक यानी लाइन ब्रेक हुई और नीचे फर्दर यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी बात।
तो अभी चूंकि कंडीशन ट्रू थी, ये कंडीशन अपने पास जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट थे उसको प्रिंट करने के बाद वापस गया, यहाँ पर आया। और यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी जे की वैल्यू पहले से 1 थी, तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लगा, 1 + 1 हुआ। तो यानी जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। 1 + 1 क्या हो चुकी है आपके पास, 2। तो यानी यहाँ पर जो जे की जो वैल्यू 1 थी, अब वो बदल चुकी है और क्या हो चुकी है, 2। तो यानी जब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर भी आपके पास जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जानी है, वो हमारे पास हो जानी है 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो 2 मेरा 3 से छोटा है, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो जैसे ही ट्रू होती है वापस ही अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में आता है। और यहाँ पर आई की वैल्यू स्टिल, हम चूंकि ऊपर गए ही नहीं तो कुछ वैल्यू में तब्दीली आई नहीं। तो यहाँ पर आई में जो है वो स्टिल 1 मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद था तो इसलिए 1 वापस प्रिंट हो गया। और जे में हमारे पास इस वक्त 2 मौजूद था, तो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर 2 प्रिंट हो। उसके बाद अभी ये दोबारा से, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, दोबारा से चला गया इंक्रीमेंट होने के लिए। तो लेटेस्ट जो वैल्यू उसमें पड़ी हुई थी वो थी 2। उसमें दोबारा से 1 का इजाफा हुआ तो ये हो गई 3। तो अब जे की जो वैल्यू है वो 2 नहीं रही, अब वो बदल के हो चुकी है 3। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है 3। अब चूंकि जे की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पर भी जे में 3 आ जाएगा। और 3 क्या 3 से छोटा है, जी नहीं। लेकिन 3 जो है वो 3 के बराबर है, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही। क्योंकि कंडीशन ट्रू है, वापस से ये अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास आई आई ऑलरेडी पहले से 1 मौजूद था, इसीलिए 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। और जे में 3 आ चुका था, तो इसीलिए जे की वैल्यू यहाँ पर 3 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर समझते हैं आगे क्या होगा, तो मैं जरा इस चीज को रिमूव कर दूं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो है वो 3 प्रिंट हो चुका था, यानी इस 3 को ये वापस, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, वापस लेके गया होगा इंक्रीमेंट कराने के लिए। तो 3 मौजूद था, इंक्रीमेंट लगा, 1 का इजाफा हुआ, ये हो गया 4। अब जे की नई वैल्यू आ चुकी है 4। और यहाँ पर जे की वैल्यू हो चुकी है 4, कि जे में वैल्यू चेंज हो चुकी है। 4 क्या 3 से छोटा है, जी नहीं। 4 क्या 3 के बराबर है, जी नहीं। कंडीशन हो चुकी है पूरी फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये बाहर निकला, यानी इससे बाहर निकला। तो इससे बाहर निकला वापस, क्योंकि इस लूप में मौजूद था अभी भी वो। और ये लूप ट्रू था, क्योंकि आई जो है वो 1 था और 1 3 से छोटा था। तो इसीलिए ये वापस यहाँ से गया, यहाँ पर आया। और आई की वैल्यू थी 1। अब 1 का इजाफा हुआ तो 1 + 1 हो गया 2। यानी आई की जो वैल्यू हो चुकी चेंज होके वो हो गई है 2। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया। 2 क्या 3 से छोटा है, जी हाँ। तो इसीलिए कंडीशन हो जाती है वापस से 2। और जैसी कंडीशन ट्रू हुई, वापस से आपके पास ये इस अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में आ गया। जब ये यहाँ ब्लॉक ऑफ स्कोप में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वापस जो है यहाँ पर हो चुकी थी अपने का 2। 2 3 से जो है वो छोटा है, इसलिए वापस ये जो है अपने नेस्टेड लूप के अंदर आया। और यहाँ पर देखा उसे जे की वैल्यू क्या मौजूद है, 1। और 1 जो है वो 3 से छोटा है, इसीलिए कंडीशन ट्रू होती है। और जैसी कंडीशन ट्रू होती है, वापस से ये अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में आता है। और यहाँ पर देखते हैं एक स्टेटमेंट मौजूद है जो कि वैल्यू को प्रिंट करने का काम कर रहा है। अभी तक हमने जो है वो यहाँ तक जो है वो कंडीशन बना ली थी। यहाँ पर मैंने लिखा था, आपने देखा होगा। यहाँ तक हम इसमें जो है वो आंसर को प्रिंट करवा चुके थे। अब यहाँ पर जैसे वो आया, तो आई के अंदर जो है वो चूंकि वैल्यू 2 मौजूद थी, यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। और जे में हमारे पास 1 आया था, तो इसलिए यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लेटेस्ट पिछली डायग्राम में दिखाया कि इनर लूप की वैल्यू स्टिल सेम रहेगी, जब तक सारी आउटर लूप की वैल्यू सेम रहेगी, जब तक ये इनर लूप की तमाम वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर देता। और जब इनर लूप की वैल्यू को प्रिंट कर देता, फिर ये वापस जाता है अपने आउटर लूप में। और उसके बाद उसमें इजाफा होता है, और उसके बाद उसमें चेंजेस आती चली जाती हैं। और इस तरीके से मेरी स्क्रीन पे मेरा जो है वो आउटपुट प्रिंट होता चला जाता है। ठीक है, तो लास्ट में मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर जो है वो दोबारा एक इजाफा हुआ होगा। ये 2 जो है वापस, क्योंकि 2 था तो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, वापस जाएगा ये इधर अपने पास 2 में +1 करेगा तो ये 3 हो जाएगा। आई की नई वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 3 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 3 3 के बराबर, कंडीशन फिर ट्रू हो रही है, वापस अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आई जे की वैल्यू 1 थी, और 1 जो है वो 3 से बिल्कुल छोटा है।
तो यहाँ पर अदर स्टेटमेंट में आया, आई में 3 था तो 3 प्रिंट किया और 1 प्रिंट कर दिया। तो 3 भी 3 टाइम्स चला क्योंकि यहाँ पर 3 तक प्रिंट करेगा, 1 2 3। और उसके बाद ये बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये लूप ट्रू था, वापस ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट के लिए। तो आई में 3 मौजूद है, 3 प्लस 1 हो जाएगा और 3 प्लस 1 होता है 4। तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 चूंकि 3 से छोटा तो है नहीं, ना 4 3 के बराबर है, इसलिए पूरा लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और जब लूप फॉल्स हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पे आपके पास आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं ये प्रैक्टिकल की तरफ, और यही जो है वो हमने जो अभी यहाँ पर सॉल्व किया, इसको प्रैक्टिकली चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास मेरा जैम्प चेक कर लेते हैं। जैम्प जो है मेरे पास, मेरी सर्विस ओपन है, मेरा सर्वर मौजूद है, रन है, स्टार्ट हुआ हुआ है। बस मुझे जाना है अपने पास जैम्प फोल्डर में, तो मैं अपने जैम्प फोल्डर में आ जाता हूँ। जैम्प फोल्डर में आने के बाद हम, आपको पता है, एचटीडॉक्स फोल्डर के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ नेस्टेड के नाम से, क्योंकि हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं। और ये फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। तो नेस्टेड लूप में आता हूँ, नेस्टेड फोल्डर के अंदर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद VS कोड ओपन कर लेते हैं, तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा फोल्डर जो है वो मेरे VS कोड में एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट PHP के नाम से। ये मैंने फाइल बना ली। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो PHP को यूज़ करने के लिए PHP का सिंटेक्स लिखेंगे, PHP की बॉयलर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो है वो PHP के कोड को लिख सकें। यहाँ पर आने के बाद वही प्रोग्राम जो हमने पढ़ा अभी वो यहाँ पर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर का जो है वो लूप लिखता हूँ, फॉर। और उसके बाद जो है फॉर का लूप मैंने बनाया। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर अपना स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ $i। जो है वो चलना शुरू करेगा 1 से, और ये इसका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड मेरे पास हो जाएगा इसकी कंडीशन। तो मैं चाहता हूँ $i, यानी ये जो मेरा वेरिएबल है जिसमें 1 मौजूद है, तो $i लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चले, 3 तक। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, और कहाँ तक चलना चाहिए, 3 के बराबर, यानी 3 तक चलना चाहिए। और चूंकि 1 से 3 तक पहुंचने के लिए मुझे स्टेप्स को कवर करना है, इंक्रीमेंट करना है या इजाफा करना है एक का, ताकि मैं 3 तक पहुंच सकूं, तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट लगा दूंगा। तो मैंने लिखा $i प्लस प्लस, और उसके बाद ये इसके आ जाएंगे पैरेंथेसिस, या यूं कह दिया जाए ब्लॉक या स्कोप। यानी ये जब लूप, यानी इसकी जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या ट्रू होगी, तभी ये अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप में वर्क कर रहा होगा। तो ये था मेरे पास मेरा आउटर लूप, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये है मेरे पास आउटर लूप। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा इनर लूप। यहाँ पर आने के बाद मैं सेम दोबारा से जो है फॉर का लूप बनाता हूँ। यहाँ पर इस बार मैं वेरिएबल जो है $j के नाम से बना रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जिसका मैं बता रहा हूँ 1, यानी 1 से चलना शुरू करेगा $j, और कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 तक, यानी 3 के बराबर बराबर। और उसके बाद चूंकि 1 से 3 तक स्टेप्स को कवर करने के लिए मुझे एक का इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ $j प्लस प्लस। उसके बाद ये मैंने इसका बना दिया ब्लॉक ऑफ स्कोप। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस नेस्टेड लूप के अंदर, इस इनर लूप के अंदर मैं क्या करूँ, तो आई और जे दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा सकूँ। तो मैंने लिखा $i और उसके बाद कॉन्केटिनेट किया, और मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान स्पेस मौजूद रहे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूँ, और लगाने के बाद इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। दोबारा से मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना कॉन्केटिनेशन, और उसके बाद मैं आई को प्रिंट करने के बाद जो थोड़ी स्पेस के बाद मैं प्रिंट करूँगा जे की वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ $j। ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। मैं फाइल को सेव करता हूँ, आइए से रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, अपने इस न्यू टैब पे, और यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट। पोर्ट मैं रन कर रहा हूँ 80, तो मेरी पोर्ट रन हो रही है 80, और उसके बाद स्लैश, और हम यूज़ कर रहे हैं फोल्डर का नाम नेस्टेड। और नेस्टेड के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल मौजूद है,
इंडेक्स डॉट PHP के नाम से। अगर आप ये नाम नहीं भी लिखो, यानी आप इस फाइल का नाम नहीं भी लिखो, तो भी आपके पास फाइल आपकी रन हो जाती है, क्योंकि इंडेक्स अपने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये इसको इंडेक्स को खुद ब खुद रन कर देता है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यूज मिल रही हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2। कुछ इस तरीके से मेरे पास मेरी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो रही हैं। तो हमारी स्क्रीन पर अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। आइए देखते हैं हमने क्या मिस्टेक किया और इसमें क्या इश्यूज हैं। तो हमने यहाँ पर एक ब्रेक नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो प्रोग्राम है वो सही से डिस्प्ले हमें रिजल्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 1 1 1 2 1 3। यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं अपनी PPT। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और आपकी स्क्रीन पे भी यही सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो ये आपने देखा किस तरीके से हम नेस्टेड लूप के इस्तेमाल से वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं वापस से, और यहाँ पर मेरे पास एक पैटर्न मौजूद है जिसे पिक्टोरियल पैटर्न कहा जाता है। आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको शेप देखने को मिल रही होगी। ये मेरे पास कहलाता है पिक्टोरियल पैटर्न। जिस पैटर्न को बनाने के लिए, अगर हमें कोई पैटर्न को बनाना हो तो हम उसकी शुरुआत किस तरीके से करें। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो, और यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 रॉज मौजूद हैं। और स्टार्टिंग और एंडिंग पे फोकस करिए, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर 2 वैल्यू, यहाँ पर 2 स्टैरिक है, यहाँ पर भी 2 स्टैरिक। यहाँ पर 3 स्टैरिक, तो यहाँ पर 3 स्टैरिक। यहाँ पर 4 स्टैरिक, तो यहाँ पर 4 स्टैरिक। यहाँ पर 5 स्टैरिक, तो यहाँ पर 5 स्टैरिक। इट मीन्स मेरा प्रोग्राम यहाँ तक है। मैं अगर यहाँ तक बना लेता हूँ, इस प्रोग्राम को अपने यहाँ तक बना लेता हूँ, अभी इसको स्किप कर देता हूँ, मैं इसको नहीं बना रहा। अगर अपने इस प्रोग्राम को, या मैं अपने जो लूप, नेस्टेड लूप की मदद से अगर मैं ये प्रोग्राम लिख देता हूँ जिसकी मदद से मेरे पास ये पैटर्न प्रिंट हो जाए, तो इजीली मैं इसी पैटर्न को, या जिस कोड से मैंने इस पैटर्न को बनाया है, उसी सेम कोड को मैं रिवर्स में चला दूं, तो मेरे पास ये पैटर्न भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो इट मीन्स मुझे अपना जो लॉजिक बनानी है वो क्या बनानी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न को प्रिंट कर सकूं। और जब मैं इस पैटर्न को प्रिंट कर लूंगा, तो मेरे लिए इजीली हो जाएगा कि मैं सिर्फ इसको दोबारा से, जो इसका कोड लिखा है उसको रिवर्स करके ये पूरा का पूरा पैटर्न बना सकूं। आइए समझते हैं किस तरीके से इसको करना है। देखिए, आपके पास आपका जो लूप होता है, जिस पे भी हमने काम किया, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो हमारे पास हमारा आउटर लूप होता है, बेसिकली आउटर लूप इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई भी जो है वो लूप का इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं, तब हम बेसिकली जो है वो बात कर रहे होते हैं रॉज एंड कॉलम्स की। तो हमारा जो आउटर लूप वर्क करता है, वो क्रिएट करता है आपकी रॉज को, जबकि इनर लूप आपका इस्तेमाल किया जाता है कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर मैं इनर लूप चलाता हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं अगर अपने प्रोग्राम को हाफ कर लूँ यहाँ तक, और मैं सिर्फ इसी को समझने की कोशिश करूँ, इसको अभी स्किप कर दूँ मैं इस पार्ट को, ताकि हम ये काम बाद में कर लेंगे, पहले इस काम को समझते हैं। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास मेरा जो आउटर लूप होगा, वो चूंकि अभी हमने पढ़ा कि आउटर लूप के इस्तेमाल से हम रॉस क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली, और इनर लूप के इस्तेमाल से हम कॉलम्स बना रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम को रॉज एंड कॉलम्स के अंदर तोड़ूं थोड़ा सा, तो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं अगर अपने प्रोग्राम को सही तरीके से रॉज एंड कॉलम्स के अंदर कर दूं, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरे पास रॉस कितनी है, 1 2 3 4 और 5। यानी मेरे पास रॉस कितनी बनेगी, 5 रॉस बनेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम के साथ साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को बनाते हुए किस तरीके से जो है वो हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, या इस पैटर्न को बना सकते हैं। आइए समझते हैं।
तो यहाँ पर आते हैं, इस प्रोग्राम को अभी जो है वो हम कमेंट कर देते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास ये सेव रहे हमारा प्रोग्राम। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से, जो अभी हमने पैटर्न देखा उसको यहाँ पर किस तरीके से हमने बनाना है। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर लूप बनाया, और फॉर लूप में मैंने स्टार्ट क्या करना है। आपने देखा कि हम जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पीपीटी में, तो हमने बनानी है, 1 से चलना शुरू करना है और 5 तक चलना है। यानी एक रो बनानी है, दूसरी रो बनानी है, तीसरी रो बनानी है, चौथी रो बनानी है, और लास्ट में मेरे पास 5 रो। यानी मुझे पहली रो से स्टार्ट करना है और 5वीं रो तक जाना है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, 1 से स्टार्ट करना है, 5वें तक जाना है। लेकिन एक के बाद मैं ब्रेक करता हूँ, लाइन को नीचे आता हूँ, और उसके बाद मैं हर एक में एक का और इजाफा करता चला जाता हूँ। मैं फिर ब्रेक करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, फिर किसी एक का इजाफा करता हूँ, और फिर लाइन ब्रेक करके नीचे चले जाता हूँ। सेम एज इट इज मैं दोबारा से जो है वो यहाँ पर जो है वो उसमें एक का इजाफा करता हूँ, दोबारा से लाइन ब्रेक करता हूँ, नीचे चला। तो ये पैटर्न आप देखो सेम कुछ इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ $i, जिसकी वैल्यू है 1, यानी जो चलना शुरू कर रहा है 1 से। और वो कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है आपका लेस देन इक्वल्स टू 5 तक। यानी 5 रॉस बनाएगा। मैंने अभी हमने बात करी कि हमारा जो आउटर लूप होता है वो बेसिकली रॉस को बनाने के लिए काम आता है। तो अभी हमने देखा कि 1 से चलना शुरू करना है और हमें 5 तक जाना है, लेकिन एक का इजाफा करते हुए जाना है। तो यानी इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो आई प्लस प्लस I++1 का इंक्रीमेंट जो है वो करने के लिए $i++ इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्लस प्लस का मतलब प्लस का 1। अब मैं इसका ब्लॉक ऑफ स्कोप लगा देता हूँ, और यहाँ पर आके अगर मैं आपको दिखा सकूँ एको, और उसके बाद मैं स्टैरिक, यहाँ इसके अंदर एक स्टैरिक बना देता हूँ। यहाँ पर मैं इस स्टैरिक को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, फाइल को सेव करूँ, अच्छा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूँ ताकि इनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में स्पेस रहे। फाइल को सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 से चलना शुरू हुआ, 2, 3, 4 और 5 बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है। अ, तो बस हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जो है वो ब्रेक लगा दें। अगर फाइल को सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो लाइन थी, यानी ये जो हिस्सा था, ये हमने बना लिया कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो है वो रॉज हमने बनानी है, और 5 ही रॉज हमारे पास बन रही हैं। तो अभी इस लाइन को कर देते कमेंट। ये सब जस्ट हमने प्रिंट करने के लिए कि हमारे पास जो हमने लूप बनाया है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद सेम जो है मैं अब बनाऊंगा आपका इनर लूप, जिससे हम अपने कॉलम्स को प्रिंट कर रहे होंगे। यानी इन कॉलम्स को, ये जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रहा है, ये आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है, स्टैटिक बनते आ रहे हैं, तो इनको हम प्रिंट करें। तो यहाँ पर भी मैं जो है वो 1 से ही चलना शुरू करूंगा। यानी 1 से स्टार्ट करूंगा, पहली वैल्यू 1, फिर उसके बाद इजाफा होगा 1+1 यानी 1, फिर 1, 2, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। यानी एक एक का इजाफा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक का इजाफा हो रहा है। तो $i, सॉरी, एक और एक न्यू नाम से वेरिएबल बना देता हूँ जे, और जो चलना शुरू करेगा 1 से। और यहाँ पर जो है वो कहाँ तक चलेगा ये। तो हम कुछ इस तरीके से कंडीशन बनाते हैं, देखिए हो क्या रहा है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर हमने सेट करना है इसका एंडिंग पॉइंट। क्या सेट करना है, स्टार्टिंग तो हमने बता दिया 1 से स्टार्ट करोगे। एंडिंग पॉइंट क्या है, देखिए एंडिंग पॉइंट हम इसका किस तरीके से बनाएंगे। एंडिंग पॉइंट हम बनाएंगे कि इसका कुछ इस तरीके से, कि हम यूँ कह सकते हैं कि यार ये जो है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आते हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि $i+1, ये मैंने क्या लिखा है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। $J इज लेस देन $i+1। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि आप
कहाँ तक चलोगे? वन से तो चलना शुरू करोगे, लेकिन आप एंड कहाँ पे करोगे? आप एंड करोगे हमेशा तब जब यहाँ पर आई की वैल्यू देखिए वन है। यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू वन मैंने कर दी, यानी यहाँ पर मेरे पास वन में एक दफा ये प्रिंट हो जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए वापस जब नीचे आएगा, तो यहाँ पर जब इस लूप में आएगा तो आई की वैल्यू होगी वन, और वन प्लस वन हो जाएगा टू। और मैंने इसको कहा है, क्या कहा है, कहाँ तक चलना? लेस देन टू तक, यानी वन तक। ये वन प्रिंट करके वापस नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ वापस जाएगा, ये इंक्रीमेंट लगेगा, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी टू, और जब यहाँ टू हो जाएगी तो यहाँ पर टू पास हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, यानी टू प्लस वन थ्री, यानी लेस देन थ्री तक चलो। तो यानी थ्री से मतलब ये है थ्री से कम, यानी टू तक चलो। तो ये टू को करेगा, फिर थ्री को करेगा, फोर को करेगा, यानी एक का इजाफा मैंने करा। मैंने बेसिकली बनाया क्या है, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बनाई। वो कंडीशन क्या थी? तो वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया कि भाई जो भी आई की वैल्यू हो, जो भी आई की वैल्यू हो, उसमें बस एक का इजाफा करना, एक का इजाफा करना, ताकि जो है वो, या फिर हम यूं लिख सकते हैं, अगर मैं यूं करूं इसका, अगर मैं यहाँ पर जो है वो तो हम यहाँ पर इसको जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसको और भी आसान कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैं इसको वन का ऐड इसलिए कर रहा था कि ये जो है वो एक नंबर ज्यादा हो, टू है तो थ्री हो, और थ्री से कम मतलब लेस देन लिखा है, यानी थ्री से कम यानी टू तक ही चले। तो हम इसको और सिंपल बना लेते हैं इस कोड को। तो यहाँ पर हम जो है ना वन ऐड ही नहीं करते, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस देन इक्वल्स टू आई। अब ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए अब हुआ क्या, मैंने क्या कहा कि जे जो है वो कहाँ चलना शुरू करे, तो वन से चलना शुरू करे, और जो भी आई की वैल्यू हो, यानी आई में जो भी वैल्यू मौजूद हो, वहां तक जो है वो ये चले। यानी आई में अगर वन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा वन, और जे की वैल्यू जो भी होगी वो चेक होगी यहाँ से कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से अगर मैच कर रहा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, इसको पहले चला के देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो डॉलर जे प्लस प्लस लिखते हैं, और यहाँ पर आके लिखता हूँ मैं एको। और एको लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि मुझे स्टैटिक प्रिंट करना है पैटर्न में, तो यहाँ पर मैं स्टैटिक पैटर्न बना लेता हूँ। और मुझे चाहिए यहाँ पर जो है वो और जब ये लूप खत्म हो यहाँ से ब्रेक लगता रहे। तो अभी इसको हम समझते हैं अच्छे से कि इसमें जो है वो क्या जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। आइए देखिए, पेज को रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हो वही डिज़ाइन जो मेरे पास यहाँ पर यहाँ तक अवेलेबल था, वो हमने इजीली क्रिएट कर लिया। आइए देखते हैं हुआ क्या, और किस तरीके से वो जो हमारा डिज़ाइन है ये बन रहा है सिंपल कोड से। समझते हैं, यहाँ पर स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आते हैं यहाँ पर अपने इस डिज़ाइन पे ताकि हम इसको देखते रहें और इसे समझते रहें। अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से देखते हैं। देखिए मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, वन, यानी इस वक्त मेरे जो स्टार्टिंग पॉइंट है आई का वो वन है, और यहाँ पर भी वन आ गया। और वन चूंकि फाइव से छोटा है तो इसीलिए कंडीशन हो जाती है ट्रू। और जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये अपने इनर लूप में आ गया। और जे में वैल्यू क्या थी, वन, जे की वैल्यू वन है, और जे चूंकि वन है तो यहाँ पर वन आ गया। और आई की वैल्यू क्या थी, वन। तो वन क्या वन से छोटा है? जी नहीं, लेकिन वन वन के बराबर है। कंडीशन ट्रू, फॉरन अंदर आ गया। यहाँ आने के बाद क्या दिखता है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें स्टैटिक प्रिंट करने को बोलता है, तो यहाँ पर स्टैटिक प्रिंट हो जाता है। अब वापस जाता है, चूंकि कंडीशन ट्रू थी, वापस जाता है इंक्रीमेंट होने के लिए। तो वन था, वन प्लस वन आपके पास वैल्यू हो जाती है टू। जे की वैल्यू तब्दील होकर हो चुकी है टू, और यहाँ पर जे में आ चुका है टू। आई तो वन ही था क्योंकि वन हमारे पास था। टू क्या वन से छोटा है? जी नहीं। टू क्या वन के बराबर है? जी नहीं। कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ये बाहर आता है इस लूप से, तो देखता है कि इसके पास एक और स्टेटमेंट है क्योंकि इसको लाइन ब्रेक करने का कह रहा है, यानी लाइन को ब्रेक करो नीचे आ जाओ। ये लाइन ब्रेक करने के बाद जाता है सीधा इधर इंक्रीमेंट होने। तो आई में मौजूद था वन, तो इजाफा हुआ एक का, तो वन प्लस वन हो गया टू। तो आई की नई वैल्यू आ चुकी है टू, और क्योंकि टू आ चुकी है तो यहाँ पर भी आ गया टू।
टू जो है वो 5 से छोटा है, तो वापस नीचे आ गया। जे में 1 ही मौजूद था और इस बार आई में आ चुका था 2। यहाँ पर जे में 1 ही था तो 1 आ गया। 1 क्या 2 से छोटा है? जी हाँ, 1 2 से छोटा है। कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे आता है, स्टैटिक को प्रिंट करता है एक दफा, आपको दिख जाएगा। वापस आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो जे में 1 था तो 1+1 लिखा, और 1+1 चूंकि 2 होता है तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो जे में मेरी नई वैल्यू आ चुकी है 2। यहाँ पर जे में आ चुकी 2 तो यहाँ पर आके जे में 2। 2 क्या 2 से छोटा है? जी नहीं, लेकिन 2 2 के बराबर है। कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन ट्रू, वापस नीचे आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसने देखा कि यार एक और स्टैटिक प्रिंट करने का बोला, तो इसने स्टैटिक प्रिंट कर दिया। जब ये प्रिंट हो गया, वापस गया इंक्रीमेंट होने के लिए, तो जे में मौजूद था 2, तो 2+1 हो गया 3, और 3 हो चुका है तो जे की नई वैल्यू हो गई है 3। और 3 जो है वो 2 से हरगिज छोटा नहीं है, ना 3 जो है वो 2 के बराबर है। कंडीशन हो जाती है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वापस से बाहर आया, इसे देखा लाइन ब्रेक हो रही है। लाइन को ब्रेक करने के बाद वापस चला गया ये अपने इस इंक्रीमेंट में। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि 2 मौजूद था तो एक का इजाफा दोबारा किया तो 2+1 हो गया 3, और इस तरीके से चलता चला गया। और आपके पास ये जो है हमने एक पिक्टोरियल पैटर्न का डिजाइन जो था वो हमने यहाँ तक बना लिया। अब मुझे जो है ये हमारा डिजाइन इनकम्प्लीटेड है, तो अभी मुझे सेम यही काम नीचे के लिए करना है, लेकिन इस बार 5 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करनी है जिसके इस्तेमाल से ये काम मेरा हो जाएगा। तो मैं पूरा का पूरा लूप जो है वो कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद इस बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, इस बार आपको पता है, क्योंकि हमारा जो आप अगर पीपीटी देखो यहाँ से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से अगर मैं इसको हाफ कर दूं, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट 5 है और इसका एंडिंग 1 है। यानी यहाँ से तो हम 1 से 5 की जानिब बढ़ रहे थे इजाफा करते हुए, लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? उल्टा 5 से 1 की जानिब जा रहे हैं। यानी 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, 1 को कम करते चले जा रहे हैं। तो उल्टा चलेंगे 5 से 1 तक। तो यहाँ पर आना है, हमने सिंपल क्या करना है, लूप को रिवर्स चलाना है। तो मैंने क्या कहा, आई की वैल्यू अभी क्या रहेगी, स्टार्ट कहाँ से हुई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कह दिया 5, और कहाँ तक चलेगी? अच्छा, लेस देन नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक चले? 1 तक। यानी 5 से चलना शुरू करे और कहाँ तक चले? 1 तक। अच्छा, अगर मैं इसे लेस देन छोड़ देता तो क्या होता, ऐसे लिखा रहने देता तो क्या होता? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इफेक्ट पड़ता, यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास आई के अंदर 5 होता, और 5 1 से छोटा होता ही नहीं, और ना 5 1 के बराबर होता, तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होती। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन को ट्रू करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया, यानी 1 के बराबर या 1 से बड़ी। तो अब क्या हो रहा होगा, 5 से चलना शुरू करेगा और आई में 5 आ जाए। 5 क्या 1 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। तो आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो ये अपने इनर लूप में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज, चूंकि हम रॉज बना रहे हैं, लेकिन हम 5 से, आपको जैसा मैंने अभी इसमें बताया, हम 5 पे थे, फिर 4 पर आए, फिर 3 पर आए, फिर 2, फिर 1, यानी हम डिक्रीज यानी डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, एक को कम करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्लस प्लस के बजाय माइनस माइनस लिखेंगे। फाइल को सेव कर देंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बाकी क्योंकि हमारा कोड ऑलरेडी पहले से हुआ हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से पिक्टोरियल पैटर्न, जो पैटर्न था वो इजीली यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और हम सेम यही लॉजिक से हमें जो भी पैटर्न दिया जाए वो हम इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। आइए चलते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टेबल मौजूद है, जो कि कुछ आपको इस तरीके से डिजाइन लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए ना, इनको समझते हैं कि इसको किस तरीके से, इस टेबल को या इस आउटपुट को किस तरीके से लाया गया। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए, इसको भी स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ आउटर और इनर लूप पे फोकस करेंगे।
तो अगर मैं इस डिजाइन को देखूं, ये जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि मेरे पास यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वन है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट मेरे पास मुझे 100 मिल रहा है। ठीक है, यानी ये चीज़ तो अंडरस्टैंड हो गई है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे जाके हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से और उसमें स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया, इनिशियलाइजेशन किए कि मैंने ये बताया कि मेरे पास आई में एक वैल्यू मौजूद है जो कि वन है और आई जो है वो लेस देन है 100 से, मींस वन से 100 तक ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, वन से जो है वो 100 तक हमारे पास ये जा रहा होगा। तो अब एक चीज यहाँ पर हमने नोटिस करनी है कि अगर हम ये देखें, हमें पता है कि हम आउटर लूप के इस्तेमाल से रॉस बेसिकली जो है वो बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? रॉस। तो रॉस देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, मेरे पास 10 रॉज हैं। तो एक और चीज मैंने देखनी है, तो यानी मैं अगर इसको काउंट करूं तो मेरे पास 10 रॉज होंगी। देखने वाली बात यह है कि मैं वन से चलना शुरू करता हूँ, ये तो मुझे पता है कि मैं 100 तक जाऊंगा, लेकिन फर्स्ट के बाद, क्योंकि हम अभी हम सिर्फ रॉस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ रॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि वन और वन के बाद सेकंड रॉ पे जब मैं आ रहा हूँ, तो वन के बाद डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ 11 पे। मतलब पहले मैं वन पे, टू पे जा रहा था, थ्री पे जा रहा था, फोर पे जा रहा था, अब इस तरीके से नहीं आ रहा हूँ। मैं अपनी रॉज में वन के बाद डायरेक्टली जंप लेता हूँ 11 पे। 11 के बाद दोबारा 11 की एडिशन करता हूँ और 21 पे जंप कर रहा हूँ। तो यानी 1 से 11 के बीच में जितने जंप करने के लिए मैं 10 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, उस तरीके से 11 से 21 पे जाने के लिए मैं 10 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। फिर 21 से 31 पे जाने के लिए मैं 10 स्टेप, यानी हर बार मैं 10 स्टेप कवर करता चला जा रहा हूँ। तो यानी मुझे जो इतनी स्टेप्स को बढ़ाना है 1 से लेकर 100 तक जाने के लिए, तो वो 10 टाइम्स उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसको, प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं इस पूरे कोड को जो अभी हमने ये बनाया, हमारे पास हमारा पैटर्न, पिक्टोरियल पैटर्न, वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कमेंट कर दिया है ताकि आप बाद में इस कोड को ओपन करके यूज कर सको। तो मैं फॉर का लूप यहाँ पर जो है वो बना लेता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हमारे पास होगा आई इज इक्वल्स टू वन, और कहाँ तक चलेगा अभी हमने देखा, हमारे पास इसमें लेस देन 100 या लेस देन इक्वल्स टू 100, हम यूँ कह लेते हैं। लेस देन जो है वो इक्वल्स टू 100 रख लेते हैं। ठीक है, या उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी हमने ये तो पता चल गया कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक जाएंगे, लेकिन हम ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते, $i++ ये हम नहीं लिख सकते। ये क्यों नहीं लिख सकते? ये इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हम एक का इंक्रीमेंट या एक का इजाफा नहीं कर रहे हैं, हम 10 का यानी 10 टाइम्स वैल्यूज का इजाफा कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आप 10 टाइम यहाँ पर प्लस लगा दो, तो कुछ इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। ठीक है, $i++ ही लिखा जाता है, इसका मतलब ये है 1 टाइम, यानी एक का इजाफा कीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट करूँ, तो उसको किस तरीके से करोगे? तो आप उसको लिख सकते हो $i। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो +=10, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर इस चीज को और ज्यादा जो है वो डिफाइन किया जाए तो किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो $i=$i+10। ठीक है,
यानी देखिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मान लीजिए ये अपने लूप में से होकर आता है, ये आउटर लूप चलता है, और उसके बाद जो है वो कंडीशन प्रिंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके। एको लिखता हूँ और एको में डॉलर आई जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और उसके बाद ब्रेक भी लगा देता हूँ, ताकि ये ब्रेक होता रहे और हम इजीली समझ सकें कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या वैल्यूज हमें प्रिंट करवा रहा है। आइए समझते हैं। आई की वैल्यू है 1, और यहाँ पर जो है वो आई में जो है वो 1 आ जाता है। यानी 1 जो है वो आपके पास 100 से छोटा है। जी बिल्कुल, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, तो आई में आपके पास आपकी स्क्रीन पे आपको 1 प्रिंट होता दिख जाएगा। 1 प्रिंट होने के साथ साथ ब्रेक लाइन भी मौजूद है, तो इसलिए हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और इसके बाद चूंकि कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी, तो इसीलिए वापस जो है वो कंडीशन ट्रू थी, इंक्रीमेंट होने चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जो है वो पहले से था। ठीक है। और उसमें इजाफा हो गया 10 का, तो 1 + 10 हो गया 11। यानी यूं मान लेते हैं कि आई की नई वैल्यू में क्या वैल्यू आ चुकी है, 11। और यहाँ पर आइए, आई में क्या आ चुका है, 1 की जगह 11। और 11 चूंकि 100 से छोटा है, कंडीशन फिर सेटिस्फाइड होती है, ट्रू होती है। तो आई में क्या मौजूद था, 11, तो आपकी स्क्रीन पे 11 प्रिंट हो जाएगा, कि 10 का इजाफा हुआ। उसी तरीके से जब ये प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा, वापस जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं आई में 11 मौजूद था। तो 11 और 10 का इजाफा हुआ, तो 11 + 10 हो जाएगा 21। और आई में ये 21 जो है वो चला जाएगा, इस बार आई की नई वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इसमें भी 21 आ जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 21 हो चुकी है। तो 21 100 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। कंडीशन ट्रू होती है, फिर यहाँ पर आ जाएगा, और आई में इस बार 21 प्रिंट हो जाएगा। आइए चला के देखते हैं क्या बिल्कुल सही तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 और 81 और 91। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे भी, आपके पास आपकी पीपीटी, जो हम पीपीटी से पढ़ रहे हैं, उसमें भी सेम एज इट इज यही हमारे पास रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। आइए फर्दर अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। तो हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास हमने एक वेरिएबल बनाया है जे के नाम से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम कह रहे हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वही हो जो आई का है। यानी जहां से आई में जहां से आई चलना चाह रहा है, वहीं से जे भी चलना शुरू करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो जे से वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो मीन्स यानी जे में आई की वैल्यू आ जाए, और आई में मौजूद है 1, यानी जे में भी मौजूद है 1। और इस तरीके से जब जे में 11 मौजूद होगा, आई में जब 11 मौजूद होगा, तो जे में भी 11 मौजूद होगा, यानी 11 से चलना शुरू करेगा। इसी तरीके से जब आई में 21 मौजूद होगा, तो आई की वैल्यू 21 यहाँ आ जाएगी, और जे में 21 आ जाएगा, तो यानी जे भी 21 से चलना शुरू करेगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया कि जे को हमने, जे में हमने आई की वैल्यू असाइन कर, जो भी आई की वैल्यू होगी। और हमने क्या कहा कि भाई चलना कहाँ तक है तुमने, चलना तुम्हें कहाँ तक है। तो अगर आप ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 तक, हर बार 10 तक चलना है, 10 तक चलना है। सही है। यानी 10 टाइम्स हमने जो है वो चलाना है इसको, और उसके बाद ब्रेक लग जाएगा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करिएगा, 1 से 10 तक तो चल रहा है वो, 10 तक तो चलाना है, लेकिन एक के इजाफे से। तो 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, यानी एक के इजाफे से इसको चलाना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इनर लूप से जो है वो कॉलम्स को प्रिंट करते हैं, तो हम कॉलम की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम रॉस की बात आउटर लूप से कर चुके हैं। कि एक आना था, 11 आना था, वो हमने देख लिया किस तरीके से हमने वो 10 को शिफ्ट करना था, 10 का इजाफा करते हुए हमने वैल्यूज को आगे बढ़ाना था। तो अभी हम जो है वो इनर लूप की बात करें, तो इनर लूप में अगर आप गौर से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हम जो है वो एक के इजाफे से वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं।
तो आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम में किस तरीके से लिखना है। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर फॉर लिखा, मैं फॉर का लूप स्टार्ट किया दोबारा से। और मैंने क्या कहा भाई, $j एक वेरिएबल बनाया। कहाँ से चलना शुरू करो भाई, आप चलना शुरू करो आई से। जो भी आई की वैल्यू होगी वहां से आप चलना शुरू कर दो। और $j कहाँ तक चलो, आप चलो डॉलर, आप चलो लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक चलो आप, 10 तक। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या रहता हूँ, एक के इजाफे से चलना है। तो $j प्लस प्लस, और इसकी ब्लॉक ऑफ स्कोप या बॉडी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। और यहाँ पर मैंने क्या कहा, एको, और जो भी वैल्यू जे में आ रही है वो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो। और मैं चाहता हूँ आप जो है वो इसको प्रिंट करो। और फाइल को सेव किया। इस स्पेस देने के लिए यहाँ पर स्पेस भी रहता हूँ, तो डॉट और ये मैंने स्पेस क्रिएट कर दी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये वैल्यूज तुम इस लूप से वैल्यू प्रिंट कर दो तो बाहर निकलो, तो लाइन को ब्रेक करते हुए जाओ, ताकि अगली जितनी भी वैल्यूज आए वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही हो। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जो यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर मेरे पास आ गया है 10। 10 क्यों आ रहा है, आइए समझते हैं। देखिए हमने क्या गड़बड़ की है। हमने गड़बड़ ये की है कि हमने इसको कहा कि भाई आपने चलना है 10 तक। ठीक है। गलती क्या हुई, आइए समझते हैं। गलती ये हुई कि आई की वैल्यू होती है 1, और 1 चूंकि 100 से छोटा है, इसीलिए आपकी कंडीशन ट्रू और ये इनर लूप में आ गया। आने के बाद मैंने इससे क्या कहा कि जो भी आई की वैल्यू है वो जे में असाइन कर दो। तो यानी आई में 1 था, तो इसीलिए जे की वैल्यू हो गई 1। यानी यहाँ आ चुका है 1, और 1 जो है 10 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है। तो जे में वैल्यू पड़ी थी 1, तो इसीलिए यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 तक आपको वैल्यू प्रिंट होते दिख रही है। ठीक है। तो जैसे ही 10 तक वैल्यू प्रिंट हुई तो वापस से इंक्रीमेंट के लिए किया, तो 10 + 1 हुआ, यानी 11। ये वापस आया, यानी जे में 11 आ चुका है। तो जे में 11 जब आया तो 11 क्या 10 से छोटा है, जी नहीं। क्या 11 10 के बराबर है, जी नहीं। तो कंडीशन फॉल्स। तो जब ये बाहर निकला, इसने देखा लाइन को ब्रेक करना। तो ब्रेक करने के बाद ये चला गया वापस इधर। क्यों चला गया, क्योंकि ये लूप ट्रू था, तो इसीलिए इसी लूप में घूमा वापस इधर चला गया। आई में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी हमारे पास 1, तो 1 + 10 क्या हो गया हमारे पास, 11। इस बार आई में आ चुका है 11, और यहाँ आ चुका है 11। आई में क्योंकि 11 आ चुका था, और 11 चूंकि 100 से छोटा है, इसीलिए ये वापस नीचे आया। इसको रिमूव कर लेते हैं। जब ये वापस नीचे आया, यहाँ पर 11 है, तो आई जब यहाँ पर आया तो 11 लेकर आया। तो 11 यानी जे के अंदर वैल्यू साइन हो गई 11, यानी जे में मौजूद है 11, तो जे में 11 है। तो 11 कभी 10 से छोटा होगा ही नहीं, ना 11 कभी 10 के बराबर होगा। तो इसीलिए हमारा जो लूप है वो आपको आगे देखने को नहीं मिला। इसका रिजल्ट वो यहीं पर ही फिनिश हो गया। तो हमने गलती कहाँ की, गलती यहाँ की हमने कंडीशन बनाते वक्त। हमें क्या करना है, 10 का इजाफा तो करना है, 10 तक तो चलाना है। लेकिन हमने ये नोटिस नहीं किया, 10 टाइम्स तो हमने चलाना है। हमने ये नोटिस नहीं किया कि हर बार वो 10 तक तो चल रहा है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक के लिए वो 10 था, लेकिन यहाँ से 11 से अगर आप देखो, यहाँ से स्टार्टिंग के लिए, यानी अगर अगर मैं इसका स्टार्ट यहाँ से समझूं, तो यहाँ से 11 से 20 तक उसे जाना है। यानी 11 12 13 14, यानी 20 इसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। फिर इस तरीके से 21 से स्टार्ट हो रहा है तो 30 इसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। 31 से स्टार्ट हो रहा है तो 40 पर इसका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो एंडिंग पॉइंट बदलता चला जा रहा है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ तक देखने को रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, जो भी वैल्यू आई में होगी, जो भी वैल्यू जो भी वैल्यू आई में होगी वो यहाँ लेकर आ जाओ। अब तुम फर्स्ट टाइम 1 लेकर आओगे, दूसरी बार 11 लेकर आओगे,
तो 11, तो यूं लिखा हूँ $i+10, यानी 11 + 10 हो जाएगा 21। तो एग्जैक्टली कहाँ तक चल रहा होगा? 21 तक। उसके बाद जब यहाँ 11 हो जाएगा तो 11 + 10 दोबारा इंक्रीमेंट होने की जगह तो 11 + 10 हो जाएगा 21। तो इसमें आ जाएगा 21, और इसमें भी आ जाएगा 21। 21 + 10 ये हो जाएगा 31। तो अब ये 31 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। आइए चेक करते हैं, चला के चेक करते हैं। तो आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो चुका है। एक और गड़बड़ देखने को मिल रही है, वो क्या है? ये चल रहा है 11 तक। 11 तक क्यों चल रहा है भाई? वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो हमने इक्वल्स टू लिख दिया। हमें इक्वल्स टू नहीं लिखना, हमें चलाना है 10 + 1 यानी 11। 11 से कम कम, अभी 11 तक चल रहा है ना, तो 11 से कम यानी 10 तक चलाना, हमें सिर्फ लेस देन चलाना। या हम जो है वो उसको यूं कह सकते, अगर आप कहते हो नहीं इक्वल्स टू हमें चाहिए, तो जब इक्वल्स टू चाहिए तो आप इसको यहाँ से एक कम कर दीजिए, यहाँ पर 9 लिख दीजिए। फाइल को सेव कीजिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए, देखिए तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे को 10 ही चाहिए, तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए, लेकिन उसके लिए फिर आप यहाँ से इक्वल्स टू हटा दीजिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 10 तक चलाना है ना। देखिए अभी भी रिजल्ट सेम। तो चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या फिर इस तरीके से यहाँ पर 9 लिख लीजिए और इक्वल्स टू लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आइए इसको टेबल में प्रिंट कराना है तो किस तरीके से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एको। यहाँ पर HTML का टेबल का टैग जो है वो मैंने यहाँ पर यूज किया, और सेम इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। ये ओपन था तो यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग। हमारा जो जितना भी वर्क है वो इस इनर लूप के अंदर हो रहा है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए कट कर रहा हूँ, इसीलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो कट नहीं कर रहा। सॉरी, मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक रॉ बना लेता हूँ। आपको पता है टेबल में, HTML टेबल के अंदर हमें रॉ बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं TR की मदद से एक रॉ ओपन कर लेता हूँ, और इस रॉ को मैं यहाँ कर देता हूँ क्लोज। अब हमें BR की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका खुद ही जो है वो एंड होता चला जाएगा। तो रॉ ओपन हो गई। कॉलम्स हमारे जो बन रहे हैं वो कॉलम बन रहे हैं हमारे इसकी मदद से। आइए कॉलम बना लेते हैं, स्पेस ऑटोमेटिक खुद आ जाएगी, आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो कॉलम के लिए यूज करता हूँ TD। TD ओपन हुआ, यहाँ पर डॉट यूज कर लेता हूँ, डॉट, और यहाँ पर जो है वो TD कर देंगे क्लोज। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। और ये देखिए टेबल में हमारे पास देखिए एक पैटर्न बनता हुआ चला आ गया। अगर आपको टेबल जाहिर करवाना है तो आपको पता है कि आपने HTML टेबल के टैग में आना है, एट्रीब्यूट लिखना है बॉर्डर इक्वल्स टू, और इन्वर्टेड कॉमास में बन। एक बात याद रखिएगा, जब आप अगर इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर चुके हो, डबल जिससे ओपन किया है उसी से क्लोज कीजिए। जो अगर आप डबल यूज कर चुके हो तो आप कोशिश कीजिए अंदर सिंगल यूज कीजिए, ताकि आपको कोई इशू या एरर देखने को ना मिले। तो अगर आप बाहर सिंगल यूज कर रहे हो तो अंदर डबल यूज करो, तो अगर बाहर डबल यूज किया तो अंदर सिंगल यूज करो। तो ये देखिए मेरे पास टेबल में जो है वो डेटा डिस्प्ले होने लग गया, बॉर्डर्स आ चुके हैं। लेकिन चूंकि ये बॉर्डर्स आपस में जो है वो सेल एक लाइन नहीं बना रहे, तो उसके लिए हमें एक और चीज लिखनी होती है जिसका नाम सेल पैडिंग लिख लेते हैं। और सेल पैडिंग जो है बाय डिफॉल्ट 1 होती है, मैं इसको कर देता हूँ खत्म 0, ताकि ये जो स्पेस है खत्म हो जाए। यहाँ पर पैडिंग पैडिंग खत्म नहीं करनी है, देखिए पैडिंग अंदर से खत्म हो गई। सेल पैडिंग नहीं होता, बेसिकली सेल स्पेसिंग। हमें पैडिंग खत्म नहीं करनी, स्पेसिंग खत्म करनी। जो स्पेस आ रही है आप देख लो ना, यहाँ पर जो स्पेस आ रही है इसको खत्म करना। तो ये पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए इसकी जो स्पेस थी वो खत्म हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ मेरा टेबल जो है ना वो पूरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, तो मैं यहाँ आके लिखता हूँ विड्थ कर दो आप इसकी 100%। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास मेरी स्क्रीन पे मेरे टेबल के अंदर जो भी डेटा था वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेस्टेड लूप। आपने देखा कि नेस्टेड लूप के इस्तेमाल से जो है वो हम जो भी पैटर्न या डिज़ाइन जो हमें बनाना हो वो हम इजीली बना सकते हैं।
सिर्फ हमें ये याद रखना होता है कि हम आउटर लूप के इस्तेमाल से रॉस को जो है वो बना रहे होते हैं, और इनर लूप के इस्तेमाल से हम कॉलम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी अच्छे से, ताकि आप इसके ऊपर जो है वो अच्छे से कमांड रख सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी एक अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, चैनल का लिंक मौजूद है, काइंडली लिंक को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपने यहाँ पर चैनल का नाम ये है edu.code, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चल सके कि कोई आपको और फर्दर किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।